मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के तहत पिछली कक्षाओं में हमने भारत में कृषि को शुरू किया था, भारत की कृषि को शुरू किया था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में हम भारत की कृषि से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ किसी एक विशेष फसल की आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कृषि आज का हमारा बिंदु है। भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। देखिए, पिछली कक्षा में हमने भारतीय कृषि की विशेषताएं देख ली थी, भारतीय कृषि की आवश्यकताएं देख ली थी। विशेषताएं और आवश्यकताएं देखने के बाद आज कृषि के प्रकार देखते हैं हम। भारतीय कृषि कितने प्रकार की होती है, जलवायु आधार पे कह दीजिए या मौसम के आधार पे कह दीजिए। भारत की कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मौसम के अनुसार कह दीजिए, जलवायु के अनुसार कह दीजिए। भारत की कृषि कितने प्रकार की होती है? भारत की कृषि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है गुरु जी? सबसे पहले देखिए, खरीफ की फसल आती है। कौन सी फसल है? खरीफ की। देखिए, खरीफ की फसल सबसे पहले क्यों आती है? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। वैसे हम रबी की फसल पढ़ा करते हैं सबसे पहले, लेकिन भारतीय कृषि वर्ष, भारतीय कृषि वर्ष जिस तरीके से भारत का वित्तीय वर्ष होता है, उसी तरीके से भारत का कृषि वर्ष होता है। भारत का कृषि वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से। कब से शुरू होता है बोलो? 1 जुलाई से, और 30 जून तक भारतीय कृषि वर्ष होता है। तो भारतीय कृषि वर्ष के तहत सबसे पहले बोई जाने वाली फसल कौन सी है? खरीफ की फसल होती है। इस वजह से सबसे पहले खरीफ की फसल को हम पढ़ेंगे। तो खरीफ की फसल जो होती है, इसको बोया जाता है जून जुलाई में। कब बोया जाता है बोलो? जून जुलाई में। जून जुलाई में बोले तो मानसून आ जाता है तब, ठीक है। यानी कि वर्षा काल में इसको बो दिया जाता है। और काट कब लिया जाता है इसको? जून जुलाई के बाद सितंबर अक्टूबर के तहत, सितंबर अक्टूबर, यानी कि इन दोनों के मध्य इसको काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर के मध्य। यानी कि कह सकते हैं कि 3-4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। इस फसल की खासियत क्या है? इस फसल को बोने के बाद हमको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं के बराबर होती है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। बहुत कम, अगर मानसून सक्रिय नहीं रहा या मानसून की बहुत कम बारिश हुई तो ही हमको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा इस खरीफ की फसलों में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मानसून सक्रिय रहता है, बारिश होती रहती है। कौन कौन सी फसलें आती हैं गुरु जी? देखिए, इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? प्रमुख फसलों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कौन सी है? चावल की। कौन सी है? चावल की। और चावल भी आपने पढ़ा होगा, 3 प्रकार के चावल पैदा कर लिए जाते हैं भारत में, औस, अमन और बोरो। तो औस, अमन और बोरो पैदा कर लिए जाते हैं। तो इसमें कौन सी पैदा की जाती है वो अभी हम चावल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। वैसे अमन पैदा की जाती है, ठीक है। चावल के बाद इसमें दूसरी प्रमुख फसल है बाजरा, जो आप आसपास के खेतों में देख रहे होंगे अभी। इसके अलावा आपने देखा होगा मक्का, कॉर्न जिसको बोलते हैं, मक्का। इसके अलावा मूंगफली है, वो भी इसी काल में पैदा की जाती है। इसके अलावा ज्वार है, इसके अलावा रागी है। रागी आप जानते हो, दाल की तरह आती है एक तरीके की, रागी है। तंबाकू है, तंबाकू है। ये सभी कब? मटर है, मटर नहीं है, ठीक है। ये सभी कब पैदा किए जाते हैं? ये सभी पैदा किए जाते हैं खरीफ की फसलों के दौरान, ठीक है। और भी कुछ फसलें हैं, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। कपास है, पटसन है, मूंग है, उड़द है, वो सब। तो खरीफ की फसलों के तहत इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। बोलो, समझ में आ गई ना? इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी फसल है? दूसरे नंबर पर इसके बाद आती है रबी की फसल। कौन सी आती है? रबी की फसल। इसके बाद रबी की फसल आती है। तो देखिए, रबी की फसल, रबी की फसलों में क्या होता है? देखिए, रबी की फसल ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। फिर खेत 1-2 महीने के लिए खाली रहता है, या फिर 15-20 दिन के लिए खाली रहता है, या यूँ समझ लीजिए काटने के बाद वापस खेत की निराई गुड़ाई शुरू कर देते हैं और उसमें बीज डाल दिए जाते हैं, ठीक है। रबी की फसल में
ये अक्टूबर नवंबर के दौरान, कब बोलो, अक्टूबर नवंबर के दौरान क्या करते हैं, इसका उत्पादन किया जाता है, यानी कि शुरू करते हैं। और कब काट ली जाती है फसल, मार्च अप्रैल में ये पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, मार्च अप्रैल में ये पककर तैयार हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में पक करके तैयार हो जाती है। ध्यान रखना, इस फसल के लिए हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। शीतकालीन फसल है, सर्दियों में पैदा होती है अक्सर, इसके लिए हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। और मावठ जो वर्षा होती है वो इसी फसल के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि उस दौरान रबी की फसल हुआ करती है। कौन कौन सी फसलें हैं गुरुजी इसमें, रबी की फसल के अंतर्गत? तो देखिए, रबी की फसल के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी फसल, गेहूँ की। कौन सी बोलो, गेहूँ की। गेहूँ के अलावा सरसों है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, सरसों है, राई है, सरसों है, राई है, मटर है, चना है। ये सभी फसलें कब उगाई जाती है बोलो, ये सभी फसलें उगाई जाती है रबी की फसल के दौरान। दालों में अरहर लिख सकते हो आप और मसूर लिख सकते हो। मसूर की दाल और अरहर की दाल इस दौरान उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो इसके बाद तीसरी फसल कौन सी है, इसके बाद जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट फसल है, ये दो फसल तो हमने देख ली, और तीसरी और आखिरी फसल जो है वो जायद की फसल कहलाती है। कौन सी फसल है बोलो, जायद की फसल। जायद की फसल कहते हैं उसको। ये कब बोई जाती है, ये रबी और खरीफ इन दोनों के मध्यवर्ती काल में इसको बोया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये रबी हो गया और ये इसके बाद खरीफ होती है। तो इन दोनों के बीच में जो काल मिलता है, यानी कि मार्च से लेकर के और जून तक का जो काल होता है, इस दौरान इसको बो लिया जाता है। ठीक है, मार्च से लेकर के जून तक का जो काल होता है, इसमें इसको बोया। इसमें मुख्यतः सब्जियां बोई जाती है। ठीक है, सब्जियों को उगाया जाता है, जिनमें खीरा होती है, ककड़ी होती है, चारा होता है, और इसके अलावा खरबूज होता है, खरबूजा जिसको बोलते हैं, और तरबूज होता है। ठीक है, ये कुछ बेल वाली फसलें जो होती है, जो बेलों में आती है अक्सर, उनको क्या किया जाता है, इसमें उगाया जाता है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। खरीफ की फसल सबसे पहले कृषि वर्ष जब शुरू होता है जून जुलाई में बोली जाती है, अब सितंबर अक्टूबर तक उसको काट लिया जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोलिया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके बाद जायद की फसल, जायद की फसल इन दोनों के मध्यवर्ती काल। चलिए, इसके बाद इसमें भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद हम भारत के फसलों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे। पहली फसल को हम पढ़ेंगे चावल। ठीक है, इम्पोर्टेंट फसल है, भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है, खाद्यान्न फसल है मुख्यतः। ठीक है, खाद्यान्न फसलों को, जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज में खाद्यान्न फसलें जो होती है, उनको ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत रखा गया है। कौन सा कुल है, देखिए ग्रेमिनी। ये शब्द आपके लिए पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कंपटीशन एग्जाम में कि चावल का पौधा कौन से कुल का सदस्य है। गेहूं का पौधा भी ग्रेमिनी कुल का है, चावल का पौधा भी ग्रेमिनी कुल का है। खाद्यान्न फसलें ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है चावल का। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। ये भी हमको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो उसको बताने के लिए हम इसको याद रखते हैं। ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए, अब शुरू करते हैं हम चावल। चावल, राइस अंग्रेजी में कहते हैं इसको। सबसे ज़्यादा ये उत्पादित होता है विश्व में, चीन में होता है। देश की बात करें तो चीन में, और एरिया की अगर बात करें, किसी एक प्रदेश की बात करें, तो वो प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है विश्व में। ठीक है, इतनी बात आप, दक्षिणी पूर्वी एशिया के कौन कौन से देश है, देखिए नंबर 1 पर आता है चीन, नंबर 2 पर आता है भारत। उसके बाद नंबर 2 पर भारत आता है, नंबर 3 पर आता है जापान। उसके बाद इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है। ये सभी देश चावल का उत्पादन करते हैं, और इन सभी देशों में मुख्य फसल कौन सी है, चावल।
यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ प्रमुख फसल गेहूँ है, ठीक है। अमेरिकन देशों में भी गेहूँ प्रमुख फसल है। विश्व में सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल गेहूँ है, लेकिन भारत में सर्वाधिक खाई जाने वाली, दक्षिण पूर्वी एशिया में खाई जाने वाली सबसे ज़्यादा फसल कौन सी है? चावल, ठीक है। भारत चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चीन का है। लेकिन ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल उत्पादन करने वाले में देशों में भारत पहले स्थान पर है, क्योंकि भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन कम होता है। प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन कम होता है भारत में, इस वजह से भारत चावल उत्पादित करने वाले देशों में चीन के बाद दूसरे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, चीन से ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम देश की कुल कृषि भूमि जो है, देश की कुल कृषि भूमि के लगभग 23% क्षेत्रफल पर, देश की जितनी भी कृषि भूमि है जहाँ जहाँ खेती की जाती है, उस कृषि भूमि के 23% क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन किया जाता है। और अगर केवल खाद्यान्न फसलों की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो जाता है? 44%, ठीक है। देश की कुल कृषि भूमि है, उस कुल कृषि भूमि के केवल 23% क्षेत्रफल पर इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन वाली भूमि है, जिन पे खाद्यान्नों का केवल उत्पादन किया जाता है, व्यापारिक फसलों का नहीं, केवल खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल, मक्का वगैरह है, इसकी 44% क्षेत्रफल भूमि पर क्या किसका उत्पादन किया जाता है? बोलो, चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, केजी डेल्टा क्या होता है? गुरुजी केजी डेल्टा, केजी का मतलब होता है कृष्णा गोदावरी। क्या होता है? कृष्णा गोदावरी। देश में दक्षिणी भारत में पूर्वी हिस्से में जो इसके तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश में ये केजी डेल्टा है, यानी कि कृष्णा नदी है और ये गोदावरी नदी है। कृष्णा और गोदावरी नदी का जो दोआब है, यानी कि जो डेल्टा बनता है, उस क्षेत्र को भारत का राइस बाउल कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं। अगर राज्य पूछ लिया जाए किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, तो राज्य में आएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। लेकिन अगर क्षेत्र की बात कर लें तो केजी डेल्टा, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम आगे की कहानी चावल के बारे में। चावल की आगे की कहानी देखते हैं हम, तो चावल के लिए भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं। कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चावल के पौधे के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो भौगोलिक दशाएं लिख लीजिए आप। भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं में कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे तापमान, मिट्टी, वर्षा वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमनली है, ठीक है। तो तापमान अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि चावल का पौधा कौन से कटिबंध का पौधा है? शीत कटिबंध का है, उष्ण कटिबंध का है, शीतोष्ण कटिबंध का है? गुरुजी ये कौन से कटिबंध का है? ये है उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है? यानी कि इसको पैदा होने के लिए, बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। तो ये उष्ण कटिबंध का है, तो सीधी सीधी बात समझ सकते हैं हम, इसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। उष्ण कटिबंध के साथ साथ एक चीज और आती है, उष्ण आर्द्र। तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, यानी कि तापमान भी अधिक होना चाहिए और वहाँ पे वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में चावल का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। जहाँ पर वर्षा नहीं होगी वहाँ पे हो तो सकता है, लेकिन सिंचाई के माध्यम से, ठीक है। लेकिन जहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं है वहाँ पे चावल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तापमान बढ़ाने का कोई कृत्रिम तरीका नहीं है, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में चावल का उत्पादन नहीं किया जाता, सिंपली बात है। ध्यान रखना, बोते समय चावल को बोते समय तापमान कम से कम न्यूनतम तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चावल को बोते समय न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है 20%, और इसके पकते समय यानी कि इसको काटते समय तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही होगी। अगर तापमान किसी स्थान का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो वहाँ चावल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर 27 डिग्री से ज़्यादा है तो वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जा सकता है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। फिर आगे चलते हैं, चलिए। इसके लिए अच्छे खासे उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात देखिए, तापमान के बाद देखते हैं वर्षा या आर्द्रता भी कह सकते हैं इसको। वर्षा देखिए, चावल के पौधे का उत्पादन वहीं पर होता है जहां पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र तक, 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र तक चावल का उत्पादन आसानी से किया जाता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के क्षेत्र तक सेमी वर्षा वाले स्थानों पर इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर अगर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होगी तो वहाँ भी चावल का उत्पादन कर लिया जाएगा, लेकिन क्या होगा, वहाँ पे हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर क्या पड़ेगी, हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। चावल बोने के लिए देखिए, चावल बोने के लिए क्या होता है, क्यारियाँ बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है, क्यारियाँ बनाई जाती है, जिनमें रोपण विधि द्वारा, ये रोपण कृषि है, ध्यान रखना, रोपण कृषि है ये। यानी कि रोपण कृषि किसको कहते हैं, ये समझने की चीज़ है। रोपण कृषि कहते हैं किसी पौधे के बीजों को एक जगह उगा लिया जाता है, पहले नर्सरी में या फिर कहीं पे एक जगह उगा लिया जाता है, फिर उन पौधों को वहाँ से उखाड़ करके खेत में लाइन से लगाया जाता है, उनको रोपा जाता है। ठीक है, उनको क्या है, गाड़ा जाता है पौधे को, छोटे छोटे, जैसे प्याज नहीं होता, प्याज के पौधे को भी रोपण विधि द्वारा रोपा जाता है खेत में ले जा करके, फिर वो वहाँ पर पनपता है। इसी तरीके से ये इसको, जैसे ये खेत है, इस खेत में क्या है, रोपा जाता है। ठीक है, यहाँ बीज नहीं डाले जाते, इनको रोपा जाता है। ठीक है, गाड़ा जाता है इस पौधे को, छोटा 15 से 20 सेंटीमीटर का पौधा होता है, उसको रोप दिया जाता है, फिर वो पनपता है आसानी के साथ। ध्यान रखिएगा, वर्षा इसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल के पौधे को मिनिमम कम से कम 25 से 50 दिन तक उसके खेत में बोने के बाद पानी भरा रहना आवश्यक है। ठीक है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें पानी रहने से उगल जाती है, लेकिन ये इसको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और ये पानी में डूबा रहना चाहिए। शुरुआती 50 दिन तक जब चावल का पौधा लगाया जाता है, कम से कम 20 से 50 दिन तक ये पानी में डूबा रहना चाहिए। कुछ किताबों में 75 से 80 दिन तक भी है। ठीक है, तो ये बात है, क्यारियों के माध्यम से लगाया जाता है, अलग अलग क्यारियाँ बना दी जाती है इसमें, इस तरीके से इसको रोपा जाता है। ठीक है, एक नली के रूप में वहाँ पर इसको रोपा जाता है। ठीक है, इतनी बात याद हो जाएगी आपको। इसलिए ही चावल का जो उत्पादन किया जाता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अगर अधिक वर्षा नहीं होगी तो इनको डेल्टाई क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पानी की कोई समस्या नहीं होती। सिंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पानी की कोई समस्या नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पानी की कोई समस्या नहीं होती, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं मिट्टी। चावल के उत्पादन के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए चिकनी। कैसी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी, चिकनी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ कह दीजिए, कछारी कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जल द्वारा लुढ़का कर लाई गई मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्यों चाहिए गुरुजी? चिकनी मिट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है वो पानी को अवशोषित नहीं कर पाती, पानी को ऊपर रहने देती है। ठीक है, अगर अलग अलग कणों वाली चिकनी में क्या है, कण सब एक साथ परस्पर मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी जो चिकनी नहीं हो, बलुई मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, तो उसमें क्या है, पानी जितना डालोगे उतना सोख लिया जाएगा। तो चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी क्योंकि उपजाऊ होती है, इसलिए इस मिट्टी की आवश्यकता इसको होती है। ठीक है, इसीलिए चावल की अधिक कृषि कहाँ की जाती है, देखिए जलोढ़ क्षेत्रों में। जलोढ़ क्षेत्रों में यूपी बिहार का उदाहरण ले सकते हैं हम। डेल्टाई क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल ले सकते हैं, केजी डेल्टा जो अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों यहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये चावल आपके, ये चावल के लिए भौगोलिक जो दशाएँ थी, ये भौगोलिक दशाएँ आपकी हो गई। इसके बाद 2-3 चीज़ें और है, वो भी हम देख लेते हैं। चावल की कृषि के लिए क्या आवश्यक होता है, श्रम की आवश्यकता होती है, लेबर। चावल की कृषि ऐसी है जिसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके खेतों में पानी भरा रहता है,
वहाँ पर जो है आजकल के जो आधुनिक उपकरण हैं उनको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि वर्तमान काल में ऐसे उपकरण भी बन गए हैं जिससे रोपा जा सकता है चावल को, लेकिन फिर भी देश के कई इलाकों में आज भी चावल की कृषि में मानवीय श्रम की अत्यधिक आवश्यकता है। महिलाएं खास तौर से इस काम के लिए बहुत बेहतर रहती है, वो चावल को एक एक जगह पर उसको रोपती है, तो वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूंजी की आवश्यकता होती है, ये तो सभी में होती है, पैसों की आवश्यकता तो होगी। परिवहन की आवश्यकता होती है, चावल चूँकि एक भारी फसल है, उगने के बाद धान बहुत सारा हो जाता है, उनको बोरियों में कट्टों में पैक करके मंडी तक पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके आवश्यकताएं हैं जो हमको याद रखनी जरूरी है। चलिए इसके बाद देखते हैं चावल का वितरण। देश में कहाँ कहाँ पर चावल का कितना कितना उत्पादन कर लिया जाता है। इसके बाद देखते देखिए वितरण, देश में चावल का वितरण। ठीक है, उससे पहले एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। चावल एक ऐसी फसल है जिसका भारत में 3-3 फसलें ली जाती है एक साल में। कुछ राज्य हैं जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर चावल की एक साल में 3-3 फसलें पैदा कर ली जाती है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, शस्य विविधता में बताया था आपको मैंने कि एक खेत में एक वर्ष में कई सारी फसलें ली जाती है, उसको कहते हैं क्रॉप इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। तो देखिए 3 फसलें कौन कौन सी वो देख लीजिए। सबसे पहले औस है, अमन है और बोरो है। ये 3 चावल की किस्मों के नाम हैं जो अलग अलग जलवायु में ले ली जाती है। इसमें भारत में सबसे ज़्यादा अमन प्रकार की फसल ली जाती है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल की कृषि का उत्पादन होता है 86% लगभग, कितना 86% अमन प्रकार की जो है कृषि की जाती है भारत में। इसका काल जो है वही है जुलाई अगस्त में इसको बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, जुलाई अगस्त में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है और देश का 86% चावल उत्पादन अमन प्रकार का होता है। ठीक है, अमन प्रकार का, इसको शीतकालीन कृषि भी कहते हैं, अगहनी कृषि भी इसको कहते हैं। क्या नाम है इसका? शीतकालीन या अगहनी, क्योंकि ये सर्दी में काटी जाती है इसलिए शीतकालीन या अगहनी भी इसको कहते हैं। ठीक है, अमन को देश का 86% और ये सबसे बेहतरीन प्रकार का चावल माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो औस प्रकार का होता है। ये शरदकालीन कहते हैं इसको। कौन सा होता है? शरदकालीन चावल या कुंवारी चावल, शरदकालीन या कुंवारी। इसका जो है इसको बोया जाता है कब? मई जून में इसको बोया जाता है और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसे 1-2 महीने पहले बोया जाता है और फिर इसको काट लिया जाता है। इसमें भी लगभग बहुत कम मात्रा में इसको उत्पादित किया जाता है और सबसे कम जो भारत में उत्पादित किया जाता है बोरो प्रकार का चावल है। ये कब बोया जाता है? इसको बोया जाता है ग्रीष्मकाल में। ठीक है, नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है और गर्मी आते आते इसको काट लिया जाता है मई जून के आसपास। ठीक है, जब काटा जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, इसको शीतकालीन कहते हैं। इसको कब काटा जाता है? देखिए, इसको अक्टूबर के आसपास काटते हैं, शरदकालीन कहते हैं। इसको गर्मी में काट लिया जाता है बोरो को, इसलिए इसको क्या कहते हैं बोलो? इसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन चावल। ठीक है, बोरो प्रकार का। 3 प्रकार की फसलें भारत में एक वर्ष में ले ली जाती है कई राज्यों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हम अब वितरण देखेंगे चावल की कृषि का वितरण, कहाँ कहाँ कितना कितना पैदा होता है। देखिए, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है बोलो? भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाली लोग चावल खाते हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा चावल खाने वाले बंगाली होते हैं, बिहारी होते हैं, असमी होते हैं, छत्तीसगढ़ी होते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग चावल खाते हैं। ठीक है, तो चावल देश के 3/4 लोगों का खाद्यान्न प्रोडक्ट है मुख्यतः। इसके बाद देश की दूसरी इम्पोर्टेंट फसल गेहूं है, उसके बाद तीसरा बाजरे का नंबर आता है। ठीक है, तो देखिए
पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, लगभग 17.4% उत्पादन करके देश का नंबर 1 बना हुआ है कई सालों से। ठीक है, यहाँ चावल की 3 फसलें ले ली जाती है, ये आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, देश के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उत्पादन करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर चावल की कृषि करने में नंबर 1 पर फिलहाल कौन है? यूपी है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर चावल उत्पादित करने में पहले नंबर पर है। इसके बाद पंजाब की बात करते हैं। पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे पहला नंबर है। तो 17.4% उत्पादन करके पहले नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखिए कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 77% क्षेत्रफल, कुल कृषि क्षेत्र जो बंगाल का है उसके 77% क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन किया जाता है। अन्य फसलों में यहाँ पे जूट का उत्पादन मुख्य है। ठीक है ना, जूट का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है क्योंकि पानी की अच्छी आवक है, डेल्टाई क्षेत्र है, इस वजह से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं, उन जिलों के नाम आप लिख लीजिए। कौन कौन से जिले हैं गुरुजी? देखिए कूच बिहार जिला है, जलपाईगुड़ी है, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर है, वर्धमान है, ये कुछ जिले हैं। इसके अलावा 1-2 जिले और हैं, दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग किसी दूसरी चीज़ के लिए भी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग टी, चाय आती है यहाँ की, और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है ये। इसके अलावा पश्चिमी मिदनापुर एक और है, पश्चिमी मिदनापुर, यहाँ पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा राज्य देखते हैं हम। दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन चावल के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस तरीके का है, इस तरीके का है उत्तर प्रदेश। आपने अगर नक्शे में देखा होगा, इस तरीके का उत्तर प्रदेश राज्य है, इस तरीके का इसका नक्शा है कुछ। तो उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग है, ये तो चावल उत्पादन करने में इम्पोर्टेंट है, ये वाला भाग है गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश चावल के रूप में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं के रूप में अपना विशेष स्थान रखता है भारत में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बात करनी जाए तो देश का दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लगभग 14% चावल उत्पादन करके दूसरे नंबर पर है। और यहाँ देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल उगाने वाला ये राज्य है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी यहाँ पे कम है, इस वजह से ये नंबर 1 पर नहीं है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पे कम है, इस वजह से नंबर 1 पर नहीं है। कुछ जिले हैं, जिलों के नाम लिख लीजिए आप। सहारनपुर है, लखनऊ है, सिद्धार्थनगर है, इसके अलावा और जिलों में देखिए मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर, और अन्य जिलों में रायबरेली, बलिया, गोंडा जिला और गोरखपुर है, बहराइच है, बहराइच, ये कुछ जिले हैं जहां पर चावल का उत्पादन किया। इसके अलावा कुछ और जिले हैं। अब उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं, सभी का नाम लिखना संभव नहीं है, मैंने कुछ 8-10 नाम लिखे हैं, इसमें से आपको 5-6 नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अन्य जिले और हैं, उन जिलों को हम कल के चैप्टर में पढ़ लेंगे। और चावल की कुछ विधियां हैं, उन चावल उगाने की कुछ विधियां हैं, उन विधियों को भी हम कल के चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में चावल के उत्पादन के प्रमुख 2 जिले मैंने आपको बताए हैं, इसके बाद अन्य जिलों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चावल उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में भी हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कल। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। नमस्कार।